खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोग्राम सलाम जी के दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। 8:37 हुआ चाहते हैं। हर रोज की तरह आज भी आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं और आज के प्रोग्राम में अगले 90 मिनट तक मेरे साथ रहेंगे गौहर कुछ नाजरीन। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं और इन मौज़ूआत को एक एक करके आपके सामने रखेंगे। आज जहां पर बैनुल-अक़वामी सतह पर इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, चूंकि दुनिया भर के मुख्तलिफ मालिक की नजरें इस वक्त सबसे ज्यादा काबुल पर ठहरी है। कुछ दिनों का बस अरसा बचा है। हो सकता है कि अगले 3-4 दिनों के अंदर नई हुकूमत का ऐलान हो, लेकिन जनूबी एशिया खित्ते के अंदर मुख्तलिफ ममालिक इस वक्त, चाहे वो जनूबी एशिया के अंदर हो या यूरोप के अंदर जाकर हों, सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हुई हैं। इस हवाले से हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ अपडेट्स आ रही हैं, वो आपको बताएंगे। और अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास भी होने जा रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, कुछ अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद हम मुल्की सतह पर क्या कुछ सरगर्मियां हो रही हैं। आज किसानों की तरफ से एहतजाज में शिद्दत लाई जा रही है और हज़ारों किसान इस वक्त एहतजाज के लिए तैयार हैं और साथ ही साथ महापंचायत भी। तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के बीच भारत का एक और मौक़िफ़ सामने आया है, इस हवाले से बात करेंगे। और फिर आपको जम्मू कश्मीर भी लिए चलेंगे और बताएंगे कि इंतजामिया की एक तरफ इक़दामात, लेकिन दूसरी तरफ कुछ महकमों की लापरवाहियां भी सामने आ रही हैं, जिस पर अदालत के अहकामात के बाद भी जो अफसरान हैं, मुतलका अफसरान की जो जिम्मेदारियां बनती थी वो निभाने में नाकाम रहे और इस पर अवामी हल्कों में नाराजगी भी है। साथ ही आपको बताएंगे कि बीजेपी और मारूफ शायर जावेद अख्तर आमने सामने क्यों है। डिटेल्स आपके सामने थोड़ी देर में रखेंगे। वादी कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल, इंटरनेट के हवाले से नेशनल हाईवे और साथ ही साथ बारामूला बनिहाल रेल सर्विसेज जो हैं उस हवाले से अपडेट बताएंगे। और खबर सैयद अली शाह गिलानी और यासीन मलिक के हवाले से भी आपको दो बड़ी और अहम अपडेट्स हैं, आप तक थोड़ी देर में पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे श्रीनगर। और उसके बाद लद्दाख इंतजामिया का बड़ा फैसला, दफा 370 की मनसूखी के बाद यह अपने आप में एक बड़ा फैसला है, जिस पर अवाम का क्या कुछ रद्द-ए-अमल है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अपने नुमाइंदे के पास थोड़ी देर में चलेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज करेंगे और सबसे पहले आज के दिन के हवाले से बात करेंगे। आज का दिन क्यों अहम है, इस पर नजर जरा दौड़ाते हैं। तारीख में आज का दिन इसलिए भी अहम है चूंकि 1997 में आज ही के दिन मदर टेरेसा ने कोलकाता में 87 साल की उम्र में वफात पाई। और उसके बाद चाहे वो मगरबी बंगाल हो या बाकी हिस्से हों, कोलकाता जिसे अब आप कहते हैं, यहाँ पर बड़े पैमाने पर तकरीबात होती है और उनके नाम के जो मुजस्मे बनाए गए हैं और उनके नाम का जो हाउस बनाया गया है, उसके बाद गरीबों के लिए जो यहाँ मकानात तामीर किए गए, वहाँ पर भी आज बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। 1990 में खलीजी जंग के दौरान 25,000 पाकिस्तानियों को जो कुवैत गए थे वो वापस आज के दिन लौटे। और इसके अलावा 1978 में कैंप डेविड में मशरिक़ वस्ता के अंदर अमन मुज़ाकरात हुए और इसका मकसद ये था कि अरब, यूरोप, जनूबी एशिया और दीगर तमाम ममालिक में जो अमन का प्रोसेस है, पीस प्रोसेस है, उस पर कैसे काम किया जाए, इस पर तबादला ख्याल किया गया था। 1971 में हिंदुस्तान ने जब क़याम बांग्लादेश के लिए तैयारियां थी तो इस मंसूबे का इंकिशाफ आज ही के दिन हुआ था और पाकिस्तान ने इसके बाद इस पर एहतजाज भी दर्ज किया था कि हिंदुस्तान पर्दे के पीछे इस तरह का काम कर रहा है, जिस पर बात अक़वाम मुत्तहिदा तक भी जा पहुंची थी। 1963 में पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरहद के तयन पर इत्तफाक हुआ और उसके बाद से तिजारत भी शुरू हुई। और एक बड़ा मंसूबा आज के वक्त में जो सामने है वो इन्हीं कोशिशों का नतीजा है, जिसे आप CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसे आप कहते हैं, वो इस 1963 के मुआहदे के बाद जिसके लिए कोशिशें शुरू हुई थी और सड़क निकालना, राब्ते बहाल करना और उसके बाद तिजारत और बाकी मामलात आज तक 2021 तक पहुंच गए हैं। तो ये दिन के हवाले से बात थी। अब जरा शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और गौहर कुचे मेरे साथ हैं, उनके पास सीधा चलेंगे और वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं। शुक्रिया आसिफ। तो बात करेंगे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हवाले से, जो अक़वाम मुत्तहिदा का सालाना इजलास जो है वो इस बार मुतवक्का है और माना जाता है कि नरेंद्र मोदी उसमें शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का सालाना इजलास, वज़ीर आज़म की शिरकत इसमें मुतवक्का है। दुनिया भर के 193 ममालिक की मुश्तरका और अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का 76वां सालाना इजलास जो है वो 14 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें दुनिया के कई सरबराहान ममलिकत की शिरकत मुतवक्का है। और इसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी सालाना इजलास में शिरकत कर रहे हैं और मुमकिन तौर पर वो 23 और 24 सितंबर से वाशिंगटन और न्यूयॉर्क का भी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म क़याम के दौरान जनरल असम्बली के 76वें इजलास के दौरान
वो इजलास से खिताब भी करेंगे और माना जाता है कि सदर जो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात भी हो सकती है। इस महीने में 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो 23 और 24 का और 14 तारीख का। 14 को चूंकि 76वां इजलास होने जा रहा और 193 ममालिक के जो मुश्तरका फोरम है वहां से खिताब भी वज़ीर आज़म कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि 23 और 24 सितंबर को जब अमेरिका के दौरे पर वज़ीर आज़म रवाना होंगे, जिसके लिए तैयारियां हो चुकी हैं, सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा, कोई बड़ी सियासी तब्दीली पड़ोसी मुल्क के अंदर नहीं आई या काबुल के अंदर जो कुछ हो रहा है, तो ऐसे में दौरा होगा। और 23 और 24 सितंबर को वाशिंगटन और न्यूयॉर्क जब वो जाएंगे तो जो बाइडेन जब से सदर मुंतखब हुए हैं उनके साथ पहली मुलाकात ये रूबरू होगी। इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वर्चुअल मोड के जरिए अपनी अपनी बात एक दूसरे के मालिक और शराकतदारी के हवाले से रखी जाती रही है, लेकिन पहली मुलाकात होगी। और अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली का सालाना इजलास 14 तारीख को होने जा रहा है। 193 ममालिक की जो नुमाइंदे हैं, इनमें वज़रा भी होंगे, इनमें वज़ीर आज़म भी होंगे और इनमें सदूर भी होंगे। और जनरल प्रेसिडेंसी की सदारत में जब इजलास होगा तो अपनी अपनी बात सबकी तरफ से रखी जाएगी। और इसके अलावा 76वें इजलास से वज़ीर आज़म खिताब भी करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ भी 23 और 24 को मुलाकात होगी, यानी करीब करीब ये एक हफ्ता जो है 14 से 23 और 24 के बीच में काफ़ी अहम रहने वाला है। बढ़ते हैं आगे, बात अब ज़रा अफगानिस्तान की भी करते हैं, चूँकि हर गुजरते दिन के साथ यहाँ हालात बदल रहे हैं, वाक़यात कुछ न कुछ ऐसे रोनमा हो रहे हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्का है अफगानिस्तान के अंदर। और कुछ ऐसी सूरत हाल आज भी बनी है, पंजशीर हो, काबुल हो, कंधार हो या फिर हेलमंद सूबा हो, हर जगह हुकूमत साजी की बातें जरूर हो रही हैं, लेकिन इन कोशिशों के बीच में पंजशीर के अंदर इस वक्त भी लड़ाई है और आइंदा जुमा को तालिबान की हुकूमत का नया ऐलान हो सकता है। लेकिन खवातीन ने भी मोर्चा खोल दिया है और वजारतों में ओहदे मांग रही खवातीन एहतजाज कर रही हैं, जिनका आज चौथा दिन है। गौहर, अफगानिस्तान में जहां हुकूमत साजी के हवाले से जो है कोशिशें इस पर लगी हुई हैं, यानी कि गुज़श्ता जुमा के रोज़ ही जहां उन्हें ऐलान करना था हुकूमत साजी के लिए, लेकिन वहां उससे फ़िलहाल एक हफ्ते तक मौखर किया गया है और माना जाता है कि अब नमाज जुमा के बाद ही ऐलान किया जा सकता है हुकूमत साजी के लिए और आइंदा जुमा को तालिबान की हुकूमत का ऐलान हो सकता है। और साथ ही साथ अब दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे, वहाँ पर मज़ाहमत भी जारी है। पंजशीर के अंदर तालिबान और मज़ाहमती फोर्सेस के दरमियान लड़ाई तकरीबन जारी है और साथ ही साथ काबुल के अंदर जो है वहाँ पर ख़वातीन लगातार एहतजाज कर रही हैं। आज तीसरे रोज़ में उनका एहतजाज जारी है। मांग कर रही हैं कि उन्हें वजारतों में शामिल किया जाए, उन्हें जो मांग है उनकी कि वजारतों में उन्हें जगह दी जाए। और साथ ही साथ काबुल में लगातार उनका चौथे रोज़ भी एहतजाज जारी है। कल भी एहतजाज हुआ है, वहाँ पर उन्हें फिर मुंतशिर करने के लिए ताकत का भी इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल, ये वो सारी सूरत हाल है, लेकिन जब हुकूमत साजी के लिए ये तस्वीरें कल की हैं, लेकिन आज चौथा दिन शुरू हो गया है और इस वक्त का जो अपडेट है कि एहतजाज आज भी किया जाएगा और ख़वातीन जो मुख्तलिफ इलाकों से आती हैं, कल भी लाठीचार्ज भी हुआ, बहुत सारी ख़वातीन ज़ख्मी हुई हैं, इस तरह की इतलात मौसूल हुई हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स ने आगे बढ़ने से, चूँकि मार्च निकालने की कोशिश थी सदारती महल की जानिब, और उस सदारती महल जहाँ पर ठीक 2 हफ्ते पहले सदर अशरफ गनी और उनकी इंतज़ामिया हुआ करती थी, लेकिन अब वहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो कंट्रोल है वो तालिबान के पास है, तो इसलिए ख़वातीन को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई और कुछ ख़वातीन जिनको हिरासत में भी लिया गया था और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। एहतजाज आज चौथे दिन का है, चूँकि पहले ही तालिबान ने साफ कर दिया है कि जो निचले ओहदे हैं, चाहे वो पुलिस हो, सिविल इंतजामिया हो, वहाँ पर ख़वातीन काम कर सकती हैं, लेकिन सदारती महल के अंदर या फिर जो वजारतों के ओहदे हैं वहाँ पर जो बड़े ओहदे जी किसी खातून को काम करने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी तरफ ISI के चीफ पाकिस्तान से जो कल रवाना हुए और काबुल पहुंचे और उसके बाद तस्वीरें उनकी वायरल हुई और ये पता चला कि वो तिजारत के हवाले से या बाकी जो अहम शोबे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आगे उनमें शराकतदारी रहने वाली है, इस हवाले से तबादला ख्याल हुआ है। लेकिन शाम देर गए खबर ये भी आई कि ISI चीफ की तरफ से जनरल फैज़ जो कि काबुल में है, मुलाकात उन्होंने की है तालिबान की क़यादत से, तो उनकी तरफ से पंजशीर के अंदर खबर यह है कि जहां पर लड़ाई मज़ाहमती फोर्सेस के साथ है, दर्जनों तालिबान अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, वहां पर पाकिस्तान उनकी मदद करेगा। इस ऑपरेशन को मिलिट्री ऑपरेशन करार देते हुए पाकिस्तान ने मदद की और ISI की तरफ से मदद के लिए कहा गया है तालिबान को, और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों के अंदर हो सकता है कि पंजशीर
जहां पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल संभाल ले तालिबान, और उससे पहले आईएसआई की तरफ से भी मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान मदद की जा सकती, जिसका पहले आईएसआई चीफ की तरफ से दिया गया। बढ़ते हैं आगे, बात अब जरा भारत की भी करते हैं, चूंकि मौक़िफ़ भारत की तरफ से भी जरूर इस पर पेश किया गया है और भारत भी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका से भी बातचीत चल रही है, लेकिन किसी तरह की जल्दबाजी नहीं है और इन ख्यालात का इजहार खारजा सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला ने किया, जो कि इस वक्त वॉशिंगटन के अंदर मौजूद हैं। गौहर जी हाँ, खारजा सेक्रेटरी की जानिब से उन्होंने कहा कि फिलहाल इस मामले पर, इस मसले पर अफगानिस्तान पर कोई जल्दबाजी नहीं होगी और भारत की तरफ से जो है फिलहाल वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में तब्दीलियां जो हो रही हैं उस पर भारत की तरफ से बारीक बीनी से वो नज़र बनाए रखे हुए हैं। मौजूदा हालात के तौर पर फिलहाल जो भारत की पॉलिसी, हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है अफगानिस्तान के हालात को लेकर, वो सिर्फ वेट एंड वॉच पॉलिसी है और नज़र जो है वो बनाए रखे हालात को लेकर, अफगानिस्तान के हालात को लेकर, और साथ ही साथ जब हालात किस तरह के होंगे उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। चलिए, अब बात जब अफगानिस्तान की और भारत की हो रही है तो आपको यहाँ पर एक और मामला जो इस वक्त संगीन रुख इख्तियार कर रहा है, और बात जावेद अख्तर के हवाले से करते हैं। मारूफ गीतकार हैं, शायर हैं, राइटर हैं, लिरिसिस्ट हैं। उन्होंने सुर्खियों में इसलिए जगह बनाई थी, 2 दिन पहले एक अंग्रेजी टीवी चैनल के साथ बात करते हुए उन्होंने एक बयान दिया जिस पर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और जावेद अख्तर ने कहा था कि आरएसएस और तालिबान में उन्हें कोई भी फ़र्क इस वक्त नहीं लगता, और उसकी बुनियादी वजह या कुछ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मौजूदा वक्त में जब जो सारी सूरत हाल काबुल के अंदर बदल रही है, तो बीजेपी के हवाले से भी ज़रा बात करते हैं, चूँकि बीजेपी और जावेद अख्तर इस वक्त आमने सामने हैं और बीजेपी की तरफ से अब उनसे माफ़ी मांगने को कहा गया है जावेद अख्तर के उस बयान पर जिसमें उन्होंने मुवाजना किया था जावेद अख्तर ने आरएसएस और तालिबान को, और ये भी कहा था कि तालिबान ने कई ग्रुप्स को अपने साथ लिया है, इंसानी जानों को ख़त्म किया है, नुकसान काफ़ी ज़्यादा खित्ते के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर पहुंचाया। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने अब मुतालबा ये किया कि वो फौरी तौर पर इन अल्फाज को वापस ले, मुल्क के अवाम से माफ़ी मांगे, बसूरत दीगर उनकी फिल्मों से बॉयकॉट किया जाएगा, पूरे मुल्क के अंदर कहीं रिलीज़ नहीं होने दी जाएगी। और बीजेपी के जो एमएलए भी हैं और स्पोक्स पर्सन है राम कदम, उनकी तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया कि फौरी तौर पर अपने वो जो रिमार्क्स थे 3 दिन पहले उन्होंने एक टीवी चैनल के साथ बात करते हुए कहे, वो वापस लिए जाएं। और ये मामला उनकी तरफ से जब ये सुर्खियों में आया, जब जावेद अख्तर ने बयान दिया तो उन्होंने एक हवाला भी यहाँ पर दिया कि वीएचपी हो या बाकी इस तरह की तंजीमें जो इस वक्त मिलकर आरएसएस के साथ, आरएसएस इनके साथ है, लेकिन ऐसे कुछ वाक़यात रोनमा हुए हैं मुल्क के अंदर जिससे मुल्क की छवि ख़राब हुई है, और इसलिए आज के वक्त में उन्हें कोई फ़र्क महसूस नहीं होता कि आरएसएस या तालिबान 2 अलग अलग नाम हैं, 2 अलग अलग काम भी हो सकते हैं, बल्कि नाम अलग हैं लेकिन काम एक जैसा है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं है। और अब बीजेपी ने काफ़ी ज़्यादा सख्ती बरती है और उनके बयान से माफ़ी की उनसे मांग की जा रही है कि फौरी तौर माफ़ी मांगे, अपना बयान वापस ले, नहीं तो उनकी फिल्में मुल्क के अंदर रिलीज़ नहीं होने दी जाएंगी। गौहर, तो ये थी जावेद अख्तर के हवाले से खबर जिन्होंने वीएचपी और आरएसएस के खिलाफ जो बयान जारी किया था, उसके बाद ही बीजेपी की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कमेंट्स किए हैं वो वापस ले या माफ़ी मांगे, नहीं तो बसूरत दीगर उनकी फिल्में जो है वो मुल्क के अंदर बाइकाट की जा सकती हैं। तो बढ़ते हैं आगे, बात अब किसानों की करते हैं। ज़रूरी कवानीन के खिलाफ जो लगातार किसानों का एहतजाज जारी है और आज माना जाता है कि मुजफ्फरनगर के अंदर महापंचायत का इनेकाद होने जा रहा है, जिसमें हज़ारों लाखों किसानों की शिरकत मुतवक्का है। ये किसानों की तरफ से जो किसान लीडर राकेश टिकैत की जानिब से कल कहा गया था कि इस महापंचायत में, मुजफ्फरनगर के अंदर जो महापंचायत होगी उसमें लाखों किसानों को दावत भी दी गई, हज़ारों किसानों को, और माना जाता है कि इसमें बड़ी तादाद किसानों की जो है जो ज़रूरी कवानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज लगातार कर रहे हैं। जो मरकज़ी सरकार की तरफ से 3 ज़रूरी कवानीन बनाए गए हैं उसके खिलाफ लगातार उनका एहतजाज जारी है और मुजफ्फरनगर के अंदर आज महापंचायत होने वाली है, जिस पर ज़रूरी कवानीन या सरकार के साथ उनकी अनमन है, कवानीन को वापस लेने की जो मांग, इस पर भी दोहराई जाएगी।
बिल्कुल मुजफ्फरनगर में पंचायत होने जा रही है और सुबह सुबह ही इस वक्त जो कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि हज़ारों किसान पहुंच चुके हैं। हालांकि सख्त सिक्योरिटी के बंदोबस्त भी हैं। किसान लीडर राकेश टिकैत जो खिताब करेंगे और उनके भाई भी होंगे नरेश टिकैत, और उनके अलावा जो कुछ सीनियर लीडरान हैं किसान महासभा के, वो तमाम लोग इसमें शिरकत करेंगे। और सबसे जो अहम मामला है कि ज़रूरी इस्लाहत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाएगी। तीनों ज़रूरी कवानीन वापस लिए जाएँ, काले कवानीन करार दिए जाने, जिस पर हुकूमत कई बार बातचीत भी कर चुकी है और इस पर वजाहत भी दी जा चुकी है, लेकिन किसान बज़िद हैं कि वो ज़रूरी कवानीन को वापस ले। दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगले साल इंतखाबात हैं, तो उससे पहले एक मुहिम जो चलाई जा रही है कि अगर हुकूमत उनके मामलात को फौरी तौर पर संजीदगी से नहीं लेती, काम इस पर नहीं करती, तो इसके नताइज संगीन बरामद होंगे, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों को इससे गुजरना होगा। और पहले से इसके लिए इंतबाह जारी किया गया है किसान लीडरान की तरफ से। तो मुजफ्फरपुर के अंदर, मुजफ्फरनगर के अंदर जहां पर ये पंचायत होने जा रही है और महापंचायत आज जब होगी तो इस पर आगे भी हमारी नजरें रहेंगी। लेकिन अब जरा बात कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भी करते हैं, जो हुकूमत पर बरसे हैं और हुकूमत पर निशाना साधने का जो उनका मकसद था वो हालिया दिनों के दौरान जो जेईई मेंस के इम्तिहान हुए और उसमें धांधली का इल्ज़ाम लगा और उसके बाद सीबीआई ने कार्रवाई की और पता ये चला कि तकरीबन 20 ऐसे मकामात मुल्क के अंदर जहां पर छापेमारी की गई। छापेमारी इसलिए हुई थी कि कई पेपर्स लीक हुए थे, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। इस पर उन्होंने रिएक्ट किया और ट्वीट किया राहुल गांधी ने, साबिक सदर हैं, वायनाड से रुकने पार्लियामेंट हैं, कि जेईई मेन इम्तिहान के पेपर लीक पर आज हुकूमत पर जब उन्होंने तंज कसा तो कहा कि इस तरह के एक पुरवकार दाखिला इम्तिहान पर सवाल उठना ये सबसे बड़ी हमारी नाकामी ना सिर्फ है बल्कि बच्चों की ज़िंदगी के साथ, उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ है। और इंसाफ उन बच्चों के साथ होना चाहिए जो होनहार हैं, जो कई वर्षों तक आज के वक्त में भी मुश्किल हालात में तालीमी सरगर्मियां जारी रखते हुए पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं, इम्तहानात तक पहुंचते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाता है और उनके साथ खुलेआम धोखा किया जाता है। राहुल गांधी का इल्ज़ाम है। दूसरी बात उन्होंने ट्वीट में ये कही है कि धांधली हुई है और ऐसे जब वाक़यात रूनमा हुए हैं, तलबा की ज़िंदगी के साथ, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो हुकूमत इस गुनाह पर पर्दा डाल रही है। हुकूमत पर इस तरह के मामलात छुपाने का इल्ज़ाम इस ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने लगाया है। और ये कब हुआ है? जब 3 दिन पहले हमने आपको इसी प्रोग्राम में खबर बताई थी कि मुल्क के तकरीबन 20 ऐसे मकामात अलग अलग रियासतों, अलग अलग यूटीज़ के अंदर और जम्मू कश्मीर तक छापेमारी की गई थी सीबीआई की तरफ से। और कौमी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाई का सिर्फ ये मकसद था कि उन तमाम लोगों को बेनकाब किया जाए जिनने जेईई मेंस का जो इम्तिहान है, जो आगे जाकर होना है, उससे पहले ही पेपर लीक कर दिया गया और बहुत सारे बच्चों के साथ पेपर शेयर करने की कोशिश और उनसे पैसा हड़पने की भी कोशिश। और ये मामला जब सीबीआई के पास आया तो कार्रवाई की गई है और कुछ मजीद गिरफ्तारियां इसमें हो सकती है, लेकिन बहरहाल इस पर अब सियासत भी काफ़ी तेज़ हो गई है। अब आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, हम चलेंगे अपने नुमाइंदे के पास। आरिफ वहीद हमारे साथ टनल के इस पार की सूरत हाल, चूँकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह और रेल सर्विसेज क्या आज बहाल हो पाएंगे, इस हवाले से अपडेट बताएंगे। लेकिन टनल के उस पार यानी बनिहाल, काजीगुंड से लेकर करना कुपवारा तक सूरत हाल क्या है? और उम्मीद ये की जा रही है कि आज चौथा दिन मोबाइल इंटरनेट फिलहाल बंद है, लेकिन दोपहर आते आते शायद बहाल कर दी जा सकती हैं। अफवाहें ना फैलें, इसके लिए पुलिस का ये हवाला था कि उसने इंटरनेट सर्विसेज बंद रखी हैं। लेकिन चौथे दिन भी सुबह सुबह खबर है कि बहुत सारे इलाकों में बंद का असर देखा जा रहा है। बारामूला, बनिहाल रेल सर्विसेज बदस्तूर मुअत्तल है। उम्मीद ये की जा रही है कि इंटरनेट शायद आज मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज चल जाए। ब्रॉडबैंड और मोबाइल कॉलिंग खिदमात पहले बहाल की गई थी, लेकिन इंटरनेट मोबाइल सर्विसेज जो मोबाइल इंटरनेट है वो ना होने की वजह से भी एक बड़ा मसला बना है। दूसरी बात यह है कि जब आज चौथा दिन है, बंद का असर देखा जा रहा है। हालांकि कल जुज़वी तौर हमने देखा कि कुछ इलाकों के अंदर नरमी ज़रूर देखी गई, चंद एक हिस्सों के अंदर हमने देखा जहां पर गाड़ियां भी इक्का दुक्का नजर आई और लोगों की नक़्ल हरकत भी बहुत कम या ना के बराबर कहें। और आज चौथे दिन सूरत हाल क्या है ये जानने के लिए कश्मीर हम चलेंगे, लेकिन इस बीच आपको बताएं कि पुलिस की तरफ से भी हालात पर नज़र रखी जा रही है। सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, फौज और दीगर इस वक्त एजेंसियां हों, हालात पर ज़रूर नज़र बनाए हैं। लेकिन खबर ये भी है कि 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को पुलिस के मुताबिक शरपसंद अनासिर जिन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेकर अफवाहें फैलाने की कोशिश की, उनको मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार भी किया गया है। और इक्का दुक्का वाक़यात छोड़कर बडगाम ज़िले से जो पुलिस का एक स्टेटमेंट सामने आया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा आज का अपडेट ले लेते हैं। कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी हमारे साथ हैं। हिलाल, क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात हैं? आज चौथा दिन है और सुबह सुबह कुछ इलाकों से जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि आज भी बंद का असर देखा जा रहा है।
बिल्कुल अला सिपाही, जब हम मुख्तलिफ रूट से जहाँ से मेरा गुजर हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो सिक्योरिटी के एहलकार है वो हर जगह पर तैनात है। और ऐसा भी लग रहा है क्योंकि पुलिस की, जब हम कंफर्मेशन की बात करते हैं तो कोई भी पुलिस ऑफिसर ये अभी तक नहीं बोल पाता है और सही तरीके से इंफॉर्मेशन भी नहीं देते हैं कि आज क्या बंदिशें रहेंगी या नहीं रहेंगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कागजात पर बंदिशें हैं, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन जो है वो ये है कि जहां जहां से नॉर्मल है, जहां जहां से कोई अनटूवर्ड नहीं है, कोई इस तरह का इंसिडेंट नहीं है, तो वहां पर लोगों को जाने की इजाजत दी जा रही है। वहां लोगों का आना जाना देखने को मिल रहा है। चाहे हम सुबह से ही जो कुछ थोड़ी थोड़ी सी एक्टिविटीज, चाहे छोटे छोटे ऑटोज है या कहीं से सोमोज भी निकल रहे हैं, उनकी आवाजाही देखी गई है। लेकिन हैदरपुरा को अप्रोच करने वाला जो भी रास्ता है वहां पर अभी भी बंदिशें हैं और बड़ी पूछगछ के बाद ही जब किसी की इमरजेंसी कुछ होती है तो उन्हीं को वहां से निकलने की इजाजत दी जा रही है। हिलाल, जरा ये बताएगा कि मोबाइल इंटरनेट के हवाले से क्या आज शाम तक मोबाइल इंटरनेट को बहाल किया जा सकता है? क्योंकि तालिब इल्म की जानिब से ये भी शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि इंटरनेट न होने की वजह से उन्हें जो फॉर्म भरने थे उन्हें मुश्किलात का भी सामना हो रहा है। देखिए, इंटरनेट पर ही आज की जिंदगी मुनहसर है और जब इंटरनेट अचानक बंद हो जाता है तो उससे बहुत सारी जो सरगर्मियां हैं वो मुअत्तल होकर रह जाती है और इससे स्टेट को भी एक बड़ा नुकसान रहता है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हालात का जवाब देकर और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए तो उसको मद्देनजर रखते हुए इसे बंद करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कल से हालात रहे हैं, मजमूई तौर पर कुछ एक इलाकों को छोड़कर मजमूई तौर पर हालात पुरअमन रहे हैं। और आईजीपी कश्मीर का स्टेटमेंट और डीजी का भी स्टेटमेंट ये है कि आज शाम को इंटरनेट की, मोबाइल इंटरनेट की बहाली को लेकर एक आला सतही मीटिंग होगी जिसमें ये जायजा लिया जाएगा कि क्या आइंदा या आज ही इस इंटरनेट पर जो पाबंदी है क्या उसको हटाया जाएगा। लेकिन ऐन मुमकिन है कि आज शाम से ही कश्मीर के अंदर इंटरनेट की सर्विस को बहाल किया जा सकता है। तमाम हसबी फैसला शाम को या बाद दोपहर जो होने वाली मीटिंग है पुलिस की, तो उसमें ही लिया जा सकता है। एक चीज और भी, एक स्टेटमेंट पुलिस का एक आया है जिसमें हिलाल ये बताया गया है कि नरकारा बडगाम का एरिया जहां पर एक ऐसा वाकया पेश आया था, कुछ लोगों की तरफ से पथराव किया गया और उसके बाद कुछ फेक जो खबरें तैयार कर रहे थे, डोजियर तैयार कर रहे थे और प्रमोशन न्यूज की ऐसी हो रही थी, कुछ लोगों को एहतियाती तौर गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ अपडेट इस हवाले से? देखिए, मुतअद्दिद इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही हैं क्योंकि इंटरनेट बंद था, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन टेलीफोन पर जब हमने भी चलाई, लेकिन जब हमने पुलिस ऑफिशियल से बात करने की कोशिश की तो कोई भी इस पर तस्दीक जो है वो नहीं कर पाता। ये बड़े अनफॉर्चुनेट बात है। तो इस वजह से खबरें तो हमें भी आई हैं कि कुछ एक इलाकों से, न सिर्फ नारतरा से बल्कि दूसरे कुछ इलाकों से भी इस तरह की पकड़ दकड़ जो है या कुछ लोगों को हिरासती तौर पर पुलिस ने थाने में बंद किया हुआ है। लेकिन जब पुलिस से इस बारे में मालूम करते हैं तो वहां से कोई जवाब, कोई भी तस्दीक या कोई तरदीद वहाँ पुलिस के एंड से नहीं हो पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हिलाल हंजूरी, कश्मीर ब्यूरो चीफ हमारे साथ थे। आज चौथा दिन है, बंद का असर आज भी देखा जा रहा और सुबह सुबह की सूरत हाल जो है उस पर तफसीलात फराहम कर रहे थे। लेकिन आपको ये भी बताएं कि जो हिलाल बता रहे थे कि आईजीपी कश्मीर का हवाला देकर के शाम होते होते उम्मीद ये ज़रूर की जा रही कि इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज जो है वो चल जाएं। मोबाइल कॉलिंग सर्विस तो ऑलरेडी परसों शाम को बहाल कर दी गई थी और उसके बाद जो बयान में कहा गया है कि बयान में ये भी कहा गया है कि हालात को देखते हुए सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ही मोबाइल इंटरनेट सर्विस को बहाल किया जा सकता है और उम्मीद की जा रही है कि शायद आज शाम को मोबाइल इंटरनेट बहाल किया जा सकता है। वादी के अंदर अगरचे कई मकामात पर बंदिशें तो हटा दी गई हैं, लेकिन जो बंद का असर अभी भी सुबह सुबह देखा जा रहा है। हैदरपुरा की तरफ जाने वाले रास्तों को फिलहाल वहां पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही और श्रीनगर जम्मू कौमी शहर की बात करेंगे, आज भी उसे एहतियाती तौर पर कश्मीर व जम्मू से वादी की तरफ जाने वाली गाड़ियां जो है उन्हें फिलहाल रोक दिया गया है इंतजामिया की जानिब से। पहले 2 रोज़ भी जम्मू से श्रीनगर की तरफ गाड़ियों को रोक दिया था, लेकिन कल जम्मू से श्रीनगर दोनों तरफ से गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई थी। लेकिन आज एहतियाती तौर पर एक बार फिर जम्मू से श्रीनगर की तरफ यानी कि वादी की तरफ गाड़ियों को फिलहाल रोक दिया गया है। और दूसरी तरफ मुगल शाहरा पर भी गाड़ियों को चलने की इजाज़त दे दी गई। सिंथन टॉप यानी किश्तवाड़ का रास्ता जो साउथ कश्मीर के साथ जुड़ता है वहां पर भी गाड़ियों को चलने की इजाज़त दे दी गई गुज़श्ता रोज़ और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या दीगर ज़रूरी कामकाज के घर से जाने वाले लोगों को काफ़ी हद तक राहत इससे नसीब हुई है। दूसरी तरफ रेल खिदमात अगर बहाल होती हैं यानी दोनों सूबों के अवाम का राब्ता बहुत आसानी से जो बहाल हो जाता था
वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है। कारोबारी सरगर्मियां गुज़श्ता रोज़ बंद रही, लेकिन इंटरनेट की जहां तक बात है तो पुलिस का दूसरा बयान भी जो है उसमें ये कहा जा रहा है कल शाम भी और परसों शाम को भी कि कोई नाखुशगवार वाक़या या किसी पर कोई किसी तरह के नुकसान की खबर कहीं से भी नहीं है। हालात मजमूई तौर पर पुरअमन रहे हैं। पुरअमन सूरत हाल के बीच उम्मीद तो यही की जा सकती है कि बाद दोपहर इस हवाले से कोई इकदाम किया जाएगा। लेकिन टनल के इस पार की क्या कुछ सूरत हाल है, और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का अपडेट लेने के लिए आरिफ वहीद के पास चलते हैं। बनिहाल से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। आरिफ, तफसीलात जरा दीजिएगा कि टनल के उस पार तो बंदिशों का असर देखा जा रहा है, लेकिन इस पार क्या कोई हुकाम या नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से कोई फैसला मुतवक्का है कि दोपहर तक ट्रेन सर्विसेज बहाल हों, और नेशनल हाईवे के हवाले से क्या कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है? जी बिल्कुल आसिफ, सबसे पहले अगर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से 2 रोज पहले जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक दरमांदा मुसाफिर गाड़ियां रही, उसके साथ में अगर देखें कल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर जो गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिली, लेकिन जिस तरह से हम प्रीवियस टाइम की बात करें, जिस तरह से ट्रैफिक चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं मार्जिन में जो है वो कहीं ना कहीं पे कमी देखने को मिल रही है। कल भी हमने देखा कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे श्रीनगर से जम्मू की ओर जो गाड़ियां रवा दवा थी, लेकिन जम्मू से श्रीनगर की ओर गाड़ियों की आवाजाही कम ही देखने को मिली। लेकिन इस तरह से कौमी शाहरा पर अगर बात करना चाहेंगे, जिस तरह से वादी कश्मीर में जो बंदिशों का सिलसिला था उसको देखते हुए आरिफ जरा ये बताएगा, क्या आज बंदिशें हैं, आज जम्मू से श्रीनगर की तरफ गाड़ियों को फिलहाल रोक दिया गया है, या कि फिलहाल गाड़ियां ही कम नजर आ रही हैं, कि या बंदिशें फिलहाल इंतजामिया की जानिब से जो हुक्मनामा जारी हुआ है? बिल्कुल गवर, जिस तरह से कल भी हमने देखा कि ऑफिशियली जो है ट्रैफिक को अलाउ किया गया था, लेकिन उसमें गाड़ियों का मार्जिन जैसे मैंने कहा कि कम था, और आज भी वही सूरत हाल है। क्योंकि वादी कश्मीर में चाहे जो बिजनेस तबका है या बाकी जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, तो वादी की बंदिशों को देखते हुए ट्रैफिक की आवाजाही कम है। इसके साथ में अगर बात करना चाहेंगे जो रेल खिदमत है, यहाँ पर बनिहाल बारामूला जो ट्रेन सर्विस है वो मुसलसल आज चौथे रोज भी पूरी तरह से बंद है। और बनिहाल की बात करना चाहेंगे, जिस तरह से बारामूला बडगाम से लेकर बनिहाल तक की एक आखिरी ये स्टेशन है जहां पर पैसेंजर्स का काफी ज्यादा रश देखने को मिलता है। लेकिन पिछले आज चौथे रोज से भी हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन बनिहाल पे जो है काफी ज्यादा खामोशी है, जहां पर हजारों की तादाद में लोग पैसेंजर सफर करते थे। लेकिन उम्मीद ये है कि बहुत जल्द ट्रेन सर्विस खुल सकती है, लेकिन अभी तक जो है फिलहाल ट्रेन सर्विस पूरी तरह से वो भी बंद है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ट्रेन सर्विसेज फिलहाल बंद है। इंटरनेट बाद दोपहर या शाम होते होते बहाल किया जा सकता है, मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज। लेकिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर भी फिलहाल आज किसी किस्म की रोक नहीं है। कल से गाड़ियों को चलने की इजाज़त दे दी गई थी। और दूसरी जो राब्ता सड़कें हैं, यानी किश्तवाड़ से जो अछबल अनंतनाग जोड़ने वाली सड़क है और तारीखी मुगल शाहरा राजौरी पुंछ को वादी कश्मीर के साथ जोड़ने वाली, वहां पर भी कनेक्टिविटी चल रही है, किसी किस्म की वहां रुकावट नहीं है। लेकिन अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात एक और इम्पोर्टेंट खबर की करते हैं। और बात ये सारी जो बंदिशें थी ये किसकी वजह से थी? बुधवार को आपको याद होगा कि हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी का इंतकाल हुआ, और उनके इंतकाल के बाद ये सारी सूरत हाल बनी। मगर अब इस पूरे मामले में बडगाम पुलिस एक्शन में आई है और कार्रवाई की गई है। गौर जी हाँ, अब बडगाम पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। सैयद अली शाह गिलानी के लवाकिन के खिलाफ, उनके रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा FIR दर्ज हुआ है। अहल खाना पर मुल्क मुखालिफ नारेबाजी का इल्ज़ाम है। ताहम उस FIR में किसी का नाम जाहिर नहीं किया गया है, लेकिन उनके रिश्तेदारों के खिलाफ जो घरवाले हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। मैयत पर पाकिस्तानी परचम रखा गया है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उसमें देखा जा सकता है कि जो सैयद अली शाह गिलानी है उनकी मैयत जो है उस पर पाकिस्तानी परचम रखा गया है। उसको मद्देनजर रखते हुए जब वायरल वीडियो हुआ तो उसके बाद ही पुलिस एक्शन में आया और बडगाम पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है, FIR दर्ज हुआ है। अहले खाना पर इल्ज़ाम है कि मैयत के ऊपर पाकिस्तानी परचम, जो तस्वीर भी वायरल हुई थी और आपके सामने टीवी स्क्रीन पर तस्वीर भी साथ साथ बता रहे हैं, उस वीडियो का एक हिस्सा है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और पुलिस उसके बाद एक्शन में आई। अनलॉफुल एक्शन प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और बडगाम पुलिस यानी मकामी थाने में जो शिकायत तो नहीं की गई थी, लेकिन वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद
पुलिस ने ये कार्रवाई की। और इसमें ये भी बताया जा रहा है चूंकि अहले खाना पर जब कार्रवाई हुई है तो किसी का नाम एक या दो किसी का नाम इसमें मेंशन नहीं किया गया है, मगर सारे जो कुछ लोग हैं, और ये भी पुलिस की तरफ से कहा गया है कि इसमें कुछ लोगों की तरफ से नारेबाजी उस वक्त की गई जब मैयत पर पाकिस्तानी परचम डाला गया था, और कोशिशें उस वक्त हो रही थी कि फौरी तौर पर उनकी तदफीन हो जाए, हालात कंट्रोल में रहे। तो ये सारी सूरत हाल बनी थी। और उसके बाद एक वीडियो जो वायरल हुआ और गैर मुल्की मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा वो चलाया, उसके बाद पुलिस गुज़श्ता रोज़ जब सारी चीज़ों की तहकीकात कर रही थी और बडगाम पुलिस की तरफ से अब इसमें एक्शन करते हुए केस दर्ज किया गया है। सैयद रूफ फारूकी के पास चलते हैं, बडगाम से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। सैयद रूफ, क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं इस हवाले से? पुलिस की तरफ से केस दर्ज किया गया है और UAPA के तहत मुकदमा दर्ज होना यानी संगीन मामला काफ़ी इसे करार दिया जा रहा है। मजीद क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से? बिल्कुल आसिफ, देखिए गिलानी साहब की जो फैमिली है, पूरी फैमिली पे UAP लगा दिया गया है और पुलिस तो बडगाम पुलिस है ऑफिशियली, तो उन्होंने कंफर्म किया किसी एक फर्द के नाम पे नहीं बल्कि पूरी फैमिली को केस दर्ज किया गया है। मामला ये है कि एक तो कहा गया कि जो गिलानी साहब की मैयत है उस पर पाकिस्तानी झंडा लगा दिया गया है, और एक दूसरा ये कि जो वीडियोज उन्होंने अंदर उठाए थे वो वायरल हो गए, वो बाहर आ गए, इस वजह से उन पे जो केस दर्ज किया गया। अभी केस ही दर्ज हुआ है, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है, मगर जो ऑफिशियली तौर पुलिस ने इस बात को कंफर्म किया, तस्दीक इस बात की है कि पूरी फैमिली पे केस दर्ज किया गया है। लेकिन सईद रूफ, क्या इसमें कोई किसी से कोई पूछताछ अभी तक, चूंकि गिरफ्तारी तो कोई हुई नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ फैमिली की तरफ से भी कोई वर्जन सामने आया, कोई बात हुई उनसे? नहीं, अभी कोई फैमिली की तरफ से कोई वजह सामने नहीं आया है, ना ही पुलिस ने अभी किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई है, क्योंकि आज गिलानी साहब का चौथा है, तो इस वजह से शायद पुलिस वहां पे नहीं गई होगी या फैमिली के साथ अभी बात नहीं हो गई होगी। तो फिलहाल जो पुलिस का कहना है कि अभी कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है, फिलहाल केस दर्ज किया गया है पूरी फैमिली पे, जिसमें 2-3 चीजें रखी गई है। एक तो यही कि जो फ्लैग का जो मामला है, दूसरा जो वीडियोस जो बाहर आए हैं वायरल हो गए हैं, तो इस वजह से अभी केस दर्ज हुआ है। जो ऑफिशियली बात हुई है पुलिस ऑफिशियल के साथ, उनका कहना है कि कोई गिरफ्तारी अभी अमल नहीं लाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए सईद रूफ फारूकी। तो सैयद अली शाह गिलानी के अहले खाना पर केस दर्ज हुआ। इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं, एक खबर जरा और बताते हैं, चूंकि हुर्रियत लीडर के इंतकाल के बाद ये सारी सूरत हाल बनी थी और पुलिस की तरफ से अब कार्रवाई की गई, लेकिन खबर जरा यासीन मलिक के हवाले से भी बताते हैं, चूंकि एयरफोर्स और रूबिया सईद केस जो है वो दोबारा खुला है, दोबारा इस पर अब बात शुरू हुई है। 30 साल पुराने मुकदमे की जर्राह दोबारा शुरू हुई है, और इसमें जब अब करके कोर्ट के सामने सभी जिन लोगों को, जो 2 मुल्जिमान हैं वो अदालत के सामने पेश हुए हैं, बाकी मुल्जिमान नहीं आ सके हैं, लेकिन इसमें यासीन मलिक का भी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, बल्कि वर्चुअल मोड के जरिए वो अदालत के सामने पेश हुए हैं। और एयरफोर्स और रूबिया सईद जो अगवा केस था, इसमें उनकी तरफ से अदालत के सामने अपनी बात रखी गई है कि वो किसी की या किसी वकील की इसमें मदद नहीं लेंगे। इंडियन एयरफोर्स एहलकारों की हलाकत और रूबिया सईद के अगवा के जो 3 दहाई पुराना केस है, इसमें गवाहों की जर्राह शुरू हो गई है, और जहां पर खुसूसी अदालत में दोनों मुकदमात में इस्तगासा के गवाह अब्दुर्रहमान सूफी और इंडियन एयरफोर्स एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस करार दिए गए सलीम उर्फ नाना जी अदालत में मौजूद थे। यानी 2 मुल्जिमान से जिनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है। कलदम लिबरेशन फ्रंट के मोहम्मद यासीन मलिक, जिन पर दीगर मुल्जिमान के साथ अलहदा पसंद जो इल्जामात थे काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे, और दिल्ली की तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो इस कार्रवाई में शामिल हुए हैं, जहां वो काफ़ी वक्त से कैद हैं। साथ ही ये भी जो तफसीलात बताई गई, उनमें बताया गया कि समाअत जो है कुछ वक्त के बाद मुलतवी कर दी गई, क्योंकि कई दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश नहीं हो सके, जिनके लिए उनके वकला ने वादी कश्मीर में जो सूरत हाल है इसकी जानकारी दी, और इसका हवाला देते हुए कहा गया कि आज के दिन वो मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज नहीं है, मवासलाती निज़ाम मुतासिर है, तो इस वजह से वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। सीनियर वकील मोनिका कोहली हैं, जिन्हें इन मामलात में CBI प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया गया है, और उन्होंने एजेंसी की जानिब से जर्राह की क़यादत की है। कोहली पिछले 7 बरसों से हाई कोर्ट में बहसियत वकील के CBI की नुमाइंदगी कर रही हैं, और उन्होंने मुल्क के मुखालिफ 2 सनसनीखेज मुकदमात में कामयाबी के साथ अब तक मुकदमा चलाया है। 1989-1990 में वादी कश्मीर में जो मिलिटेंसी पीक पर थी या आगाज़ उस वक्त हुआ था, उसके बाद यासीन मलिक जो फिलहाल कौमी तहकीकाती एजेंसी या NIA की तरफ से अप्रैल 2019 में दहशतगर्दी की माली मुआवनत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हैं, और उसके बाद तिहाड़ जेल में मुसलसल वो कैद हैं। उन्होंने अदालत को आगाह किया है कि वो खुद गवाहों से जर्राह करना चाहेगा,
और किसी से मदद नहीं लेगा। यासीन मलिक की तरफ से भी कहा गया कि वो किसी वकील की इसमें मदद नहीं लेंगे। लेकिन फिलहाल 30 साल पुराने केस में जो 2 केसेस हैं, दोनों में अब दोबारा शुरू कर दी गई है। एयरफोर्स के एहलकारों की हलाकत का मामला हो, रुबिया सईद केस हो, दोनों में फिलहाल जो है रिकॉर्ड्स स्टेटमेंट की जा रही हैं। लेकिन अब सिर्फ थोड़ी देर ये समाअत चली है खुसूसी अदालत की और उसके बाद इसे मुलतवी इसलिए कर दिया क्योंकि बहुत सारे जो मुल्ज़िमान हैं अदालत के सामने पेश नहीं हो सके हैं। अब वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप हमारे साथ रहेंगे क्योंकि ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि मरकजी वज़रा जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे और पहला जो यूनिट जाएगा जम्मू कश्मीर उसमें कौन कौन लोग होंगे और क्या कुछ काम होने वाला है। और एक और कमेटी जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात हुए हैं और दूसरी तरफ लद्दाख भी आपको ले चलेंगे जहां एक बड़ा फैसला 370 की मनसूखी के बाद लिया गया है।